गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे थे धर्म सुधार और पुनर्जागरण के बारे में। धर्म सुधार और पुनर्जागरण चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी यूनिट का जो है सेकंड चैप्टर है राइज इन मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद का उदय। वाणिज्यवाद का उदय। और इसके बाद हम पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे कि वाणिज्यवाद के उदय से कैसे पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ था, पूंजीवादी व्यवस्था सामने आई थी। तो वाणिज्यवादी जो शब्द है इसको डिफाइन करने से पहले हमें मध्यकालीन यूरोप की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम जानते भी हैं कि मध्यकालीन यूरोप पे धर्म का प्रभाव था और धर्म की संकीर्णता के बारे में हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि कितने ज्यादा संकीर्ण विचारधारा धर्म के लिए जो है लोगों की हो गई थी। और धर्म की संकीर्ण विचारधारा क्यों हुई थी? उस समय की परिस्थितियां, लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे उस समय के धर्म आचार्यों के आडंबर, पाखंड, फालतू के रीति रिवाज, फालतू के जो आडंबर थे, पाखंड थे, अंधविश्वास थे, जो लोगों को आगे स्वर्ग नरक का डर दिखा करके लोगों से मनवाए जा रहे थे। तो यहाँ पे मध्यकालीन यूरोप में वो स्थिति आ गई थी कि धर्म का लोगों की मानसिकता पे जितना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उतना ही धीरे धीरे उस समय की ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे उस समय की परिस्थितियों को ही बदल के रख दिया। उदाहरण स्वरूप उस समय में घटित हुई वो घटनाएं जिनमें हम भौगोलिक खोजों की बात कर सकते हैं, वैज्ञानिक खोजों की बात कर सकते हैं। भौगोलिक खोजें होने से जैसे ही पहले क्या होता था कि जो भी व्यापारिक मार्ग थे उन पे अरबों का अधिकार था और मुख्य रूप से इटली के शहर जेनोआ का अधिकार था। तो अब जो है अरबों के उन पे अधिकार हो जाने के कारण उनके संबंधों में जो गिरावट आई थी, तो उनको नए समुद्री यूरोपीय देशों को नए समुद्री मार्गों को खोजना था और उसके लिए बड़ी ही अच्छी एक वरदान के रूप में साबित हुई वो भौगोलिक खोजों के लिए वो वैज्ञानिक खोजें, जिसमें कुतुबनुमा जहाजों का आविष्कार हुआ, जिसमें कंपास का यूज किया गया। उनके द्वारा जो पुरानी जो मिथ्या धारणाएं थी लोगों की कि पृथ्वी चपटी हुई है, यदि समुद्री यात्री यात्रा करने जाएंगे तो उनके जहाज डूब जाएंगे कहीं पर भी जाकर, तो दिशा सूचक यंत्र के आने से और कुतुबनुमा जहाजों के प्रयोग करने से और विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा की गई जो भी वैज्ञानिक खोजें थी उस समय पे जो सिद्ध किया गया था कि पृथ्वी गोल है, ये जो है चपटी हुई नहीं है और ये अपने अक्ष पे स्थिर नहीं है, अपितु सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इन सब प्रयोगों के कारण लोगों में जो चिंतन का विकास हुआ, जो तर्क शक्ति विकसित हुई, जो उनके एक नए विश्वास में वृद्धि हुई, तो उस सब से एक फायदा ये हुआ कि जो नए भौगोलिक स्थान खोजे गए, वहां के व्यापारियों का यूरोपीय देशों के व्यापारियों के साथ मिलन हुआ, उनकी विचारधारा बदली, उनके आपसी मेल मिलाप से और उनके बढ़ते हुए संबंधों से जो उनका आवाजाही बढ़ी, आवागमन बढ़ा, तो नई व्यापारिक मंडियों की शुरुआत हुई, उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। उसमें इंग्लैंड का विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाना देखा जा सकता है और यहाँ पे उपनिवेशों के तहत उनको सस्ती मंडियां मिली जिसमें अपना माल वो महंगी दरों पे बेच सकते थे, कच्चा माल सस्ती दरों पे वहां से खरीद सकते थे। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है आगे बढ़ती गई और इसमें व्यापारी वर्ग काफी लाभ कमाता गया और उनका जो लाभांश था जब उसमें वृद्धि हुई तो एक नई व्यवस्था हमारे सामने आई, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है कि इसको हम परिभाषित कर दें कि वाणिज्यवाद वो होता है। ये एक विचार है, ये एक व्यवस्थित रूप से विद्वानों द्वारा अपने सुलभता के अनुसार उसको डिफाइन करने के तरीके हैं। ये नहीं है कि एक परिभाषा है और उसके
मद्देनजर हम उसको पढ़ लें कि वाणिज्यवाद का अर्थ, अब वाणिज्यवाद का अभिप्राय ये होता है। तो वाणिज्यवाद को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के जो भी घटनाएं थी उनको हमें समझना होगा, और उनको समझते हुए जैसे ही हम उनको क्रमवार समझेंगे तो हम वाणिज्यवादी व्यवस्था के बारे में जान पाएंगे कि वास्तव में वाणिज्यवाद होता क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसमें किन तत्वों का समावेश है और किन तत्वों को ही उसमें जो है शामिल किया गया है। इस प्रकार से वाणिज्यवाद का अर्थ पढ़ेंगे हम, और इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इनका जो पीरियड है कि किस टाइम पीरियड में वाणिज्यवाद का उदय हुआ था और कितने टाइम पीरियड तक ये अपने विकास के चरमोत्कर्ष तक रही और कैसे इसका जो है डाउनफॉल हुआ। तो ये सब जानेंगे हम। सबसे पहले हम जो है जानेंगे कि वाणिज्यवाद का अर्थ क्या था। मीनिंग ऑफ मर्केंटाइलिज्म। वाणिज्यवाद का अर्थ, तो वाणिज्यवाद जिसको वणिकवाद भी कहते हैं, व्यापारवाद भी कहते हैं, वैसे तो एक आसान से शब्दों में यदि परिभाषित किया जाए व्यापारवाद की, जब व्यापारियों द्वारा आपसी संपर्क दूसरे व्यापारियों से बढ़ता है, आपसी लेन देन बढ़ता है, आयात निर्यात बढ़ता है, तो उसको व्यापारवाद कहते हैं। लेकिन ये कोई सटीक परिभाषा नहीं है, बल्कि इसको एक व्यवस्थित रूप से यदि हम पढ़ना चाहें तो उसके लिए हमें पहले इसकी गहराई में जाना जरूरी होगा। और क्योंकि ये कोई संगठित विचारधारा नहीं है, कभी भी कोई भी विचारकों का समूह इसको एक सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर पाया है। तो वाणिज्यवाद को समझने के लिए एक अलेक्जेंडर ग्रे हैं इतिहासकार, वो लिखते हैं कि प्राय हम वाणिज्यवादियों के सिद्धांत, उनके द्वारा किए जाने वाले आचार व्यवहार और जो वाक्यांश वो प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ हमें ये नहीं लेना चाहिए कि उस समय पर लेखकों का कोई समूह रहा होगा और उन्होंने जो व्याख्या दी होगी हम उसी व्याख्या के आधार पर वाणिज्यवाद की व्याख्या कर लें, उसी आधार पर वाणिज्यवाद को समझ लें। तो एडम स्मिथ हैं, 1776 में अपनी पुस्तक उन्होंने प्रकाशित जो की थी वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें एक प्रयोग किया था इन्होंने, स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया था और वाणिज्यवाद शब्द का यूज किया गया था इसमें, कि जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि होती है वैसे वैसे मुनाफे में वृद्धि होती है, लाभांश में वृद्धि होती है, और ये सब होता है व्यापार में वृद्धि होने से, सामान की आवाजाही से, आवागमन से, आयात निर्यात से। तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न विचार दिए हैं। जैसे कि जर्मनी में वाणिज्यवाद को कमर्लेजियस और फ्रांस में कलवर्टवाद के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी में जाना जाता है केमरलिज्म, और फ्रांस में जाना जाता है कलबर्टवाद। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न स्थानों पे अपने अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने की कोशिश की। एक अन्य विद्वान है, ये थे एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में वाणिज्यवाद का या व्यापारवाद का या वणिकवाद का उल्लेख किया है, उसकी धारणा को विकसित किया है एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में। उसके बाद विलियम कैनिंघम की हम बात करते हैं। विलियम कैनिंघम ने 1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इस पुस्तक में जो है एक वाणिज्य
वाणिज्यवाद का एक शक्ति की व्यवस्था के रूप में उदय किया है और ये बताया है कि वाणिज्यवादी जो व्यवस्था है वो एक शक्ति का सिद्धांत है। जिन लोगों के हाथ में शक्ति है, शक्ति वो धन को मान रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक शक्ति को वो शक्ति का दर्जा दे रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ में शक्ति है और वही जो है मालिक हैं, वही आगे चल करके राज करने वाले हैं। तो यहाँ पे विलियम कनिंघम अपनी पुस्तक द ग्रोथ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में ये सब व्याख्या देते हैं। तो एक और विद्वान हैं जर्मनी के जो आर्थिक इतिहास को लिखने वाले हैं, गुस्ताव वान श्लोमर। गुस्ताव वान श्लोमर 1883 में अपनी प्रकाशित एक पुस्तक में लिखते हैं कि वाणिज्यवादी प्रणाली और उसका ऐतिहासिक महत्व, और ऐसे ही इसका जो अध्ययन करते हुए ये बताते हैं कि महानता की आर्थिक नीतियों का अध्ययन, कि ये सब चीजें जो हैं वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, वणिकवाद, ये सब चीजें आर्थिक नीतियों को, आर्थिक महत्व को, आर्थिक समृद्धि को प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक इतिहास की व्याख्या करने वाले इतिहासकार हैं और अपनी पुस्तकों में ये आर्थिक शक्ति के बारे में व्याख्या देते हैं। तो इस प्रकार से वाणिज्यवाद उन नियमों की तरफ संकेत करता है जिसमें व्यापार में वृद्धि हो, वाणिज्य में वृद्धि हो और उस व्यवस्था में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था मजबूत बने, और आर्थिक मजबूती किसी भी देश की, राष्ट्र की समृद्धि का, राष्ट्र के विकास का आधार होती है। जैसे जैसे कोई भी देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा वैसे वैसे वो तरक्की करेगा, विकास करेगा। तो ये जो व्यवस्था है वाणिज्यवादी व्यवस्था या वणिकवाद या व्यापारवाद, इसके द्वारा किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की तरक्की, उसका विकास निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से वाणिज्यवादी व्यवस्था उन नियमों की तरफ संकेत करती है जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे इस वाणिज्यवादी जो नियम है उनके बारे में जैकब वाइनर एक परिभाषा निर्धारित करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने विचार बताते हैं कि 15वीं से 18वीं सदी के मध्य यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों की आर्थिक समृद्धि के जो सिद्धांत रहे, जो व्यवस्था रही, उसको वाणिज्यवाद का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इतिहासकार हेज भी अपनी बातों से सिद्ध करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वाणिज्यवाद जो व्यवस्था है वो व्यापार और उद्योगों में असीमित वृद्धि होने से और व्यापारियों के लाभांश में वृद्धि होने से जो आर्थिक मजबूती आती है, वही व्यवस्था जो है वाणिज्यवाद है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों से सिद्ध करने की कोशिश की है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन समय के बारे में, समाज के बारे में, उसमें हमने देखा कि कैसे मध्यकालीन समाज था, उस पे धर्म का प्रभुत्व था और धर्म ने धीरे धीरे उनकी मानसिकता को इतना ज्यादा जकड़ दिया था, इतना ज्यादा जो है संकुचित कर दिया था, संकीर्ण कर दिया था कि मनुष्य की स्वतंत्र सोच जो थी वो खत्म हो गई थी। और उस समय पे कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने अभी पढ़ी हैं घटित हुई, जिनके कारण से जो भौगोलिक खोजें हुई, जो धरातल पर विभिन्न स्थलों को खोजा गया, व्यापार में वृद्धि हुई, वाणिज्य में वृद्धि हुई, तो उसमें कृषि में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे कच्चे माल में वृद्धि हुई और कच्चे माल का आवागमन जब बढ़ा तो व्यापार को बढ़ावा मिला, व्यापार में वृद्धि हुई। और ऐसे ही तैयार माल के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों को मंडियों की आवश्यकता थी। उन्होंने विश्व के धरातल पर विभिन्न देशों को खोजा और विभिन्न देशों को खोजने के बाद वहां पे अपने उपनिवेश स्थापित किए और वहां पे आवाजाही बढ़ने से उनके लाभांश में वृद्धि हुई और वहां पे व्यापार में वृद्धि हुई और वही व्यवस्था वाणिज्यवादी व्यवस्था कहलाई। तो इस प्रकार से वाणिज्यवादी व्यवस्था को समझने के लिए, उसके मीनिंग को समझने के लिए कोई एक परिभाषा पढ़ना जरूरी नहीं है। कहने का अभिप्राय है, मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि एक परिभाषा नहीं है जिसके तहत हम ये समझ पाए कि वाणिज्यवादी व्यवस्था उसे कहते हैं, बल्कि ये तो एक समय समय पे घटित घटनाओं को अध्ययन करने के बाद, बारीकी से उनको पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि आखिर में वाणिज्यवाद होता क्या है।
तो यहाँ पे विभिन्न जो कीमती धातुएं इकट्ठी करके जो शक्ति प्राप्त करने के लिए यूरोपीय राज्यों ने जो नीति अपनाई, जो आपसी व्यापार को बढ़ावा दिया, वही व्यवस्था वणिकवादी वाणिज्यवादी कहलाई थी। वाणिज्यवाद का काल यदि हम देखें कि कौन सा काल रहा है, विभिन्न विद्वानों ने इसके काल को निर्धारित करने के लिए एक मोटे स्वरूप से 14वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक के समय को वाणिज्यवादी वणिकवादी काल माना है। लेकिन ऐसे ही हमने एक विद्वान अलेक्जेंडर ग्रे के बारे में पढ़ा है, वो कहते हैं कि 14वीं से 18वीं सदी के बीच का समय रहा है। ऐसे ही विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग से अपने मत दिए हैं। कोई विद्वान 14वीं सदी के समय को मानता है, कोई 14वीं-15वीं सदी को मानता है, कोई 14वीं से 18वीं सदी को मानता है, कोई 14वीं से 17वीं सदी को मानता है। तो विभिन्न विद्वान अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार वाणिज्यवाद का काल निर्धारित करते हैं, और वो जो है अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने डेटा कलेक्शन के अनुसार ये देखते हैं कि कौन सा समय रहा होगा वाणिज्यवाद का या वणिकवाद के उदय का। तो सबसे सटीक समय की यदि हम बात करें तो वाणिज्यवादी शब्द एक आधुनिक शब्द है, और इसके अनुसार इसके काल निर्धारण की बात करें तो हम सही रूप से सटीक रूप से बात करेंगे तो 15वीं से 18वीं सदी के जो बीच का टाइम पीरियड है, इस समय को ही वाणिज्यवाद या वणिकवाद की उद्भव का, इसके उदय का, इसके प्रादुर्भाव का समय माना जा सकता है, जिसमें व्यापार को बढ़ावा मिला था और विभिन्न भौगोलिक खोजें हुई, विभिन्न वैज्ञानिक खोजें हुई, जिससे व्यापार बढ़ा, लाभांश बढ़ा, और इसीलिए ये समय ही सही रहेगा हमें वाणिज्यवादी व्यवस्था के उदय के लिए निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पे विभिन्न इतिहासकारों द्वारा वाणिज्यवाद के काल निर्धारण किया गया। अब हम बात करते हैं वाणिज्यवाद के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, उद्देश्य क्या रहे हैं। ऑब्जेक्टिव किसी भी जो है व्यवस्था के निर्धारित करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यवस्था उस किसी भी राष्ट्र के लिए क्या भूमिका अदा करती है। तो जो ये वाणिज्यवादी व्यवस्था थी, इसको पढ़ने के लिए हम इसको ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे, क्या उद्देश्य रहे इस व्यवस्था के। तो अब वाणिज्यवादी जो व्यवस्था है, ये तो देश की आर्थिक समृद्धि का या आर्थिक अवंती का ही आधार होती है। तो वाणिज्यवादी व्यवस्था से कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तरक्की करेगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा वही तरक्की करेगा, विकास करेगा। तो ये तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति का, प्रगति का या उसके जो है सम्मान में वृद्धि का, शक्ति का आधार है, और इसके तहत ही आगे विभिन्न रूल रेगुलेशन कोई भी राष्ट्र का राजा या शासक बनाता है, और इसी आधार पे किसी भी राष्ट्र को हम विकसित, विकासशील की श्रेणी में या अविकसित की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अब वाणिज्यवादी व्यवस्था थी, इसके कारण ही एक नए युग की शुरुआत हुई थी, आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो इनका सबसे मुख्य उद्देश्य तो था अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध करना, यानी कि अपने राष्ट्र को, कोई भी जो वाणिज्यवादी हैं, व्यापारवादी हैं, या जो मुख्य बड़े दर्जे के व्यापारी हैं, उनका मुख्य काम था अपने आप को तो समृद्ध करना ही, साथ ही अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। जर्मन अर्थशास्त्री गुस्ताव वॉन श्लोमर वाणिज्यवादी व्यवस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए अपने विवरण देते हैं, जिनमें वो बताते हैं कि क्या उद्देश्य रहे होंगे इसके। तो इस प्रकार से हम ये जो गुस्ताव वॉन श्लोमर, इनकी जो पुस्तक हमने पढ़ी है अभी कि आर्थिक इतिहास का लेखन करने वाले जर्मन इतिहासकार हैं, और जर्मन इतिहासकार होने के नाते वो आर्थिक इतिहास का विश्लेषण कर रहे हैं अपने विवरणों में। तो ये बताते हैं कि क्या उद्देश्य रहे थे वाणिज्यवादी व्यवस्था के। तो उसके लिए सबसे पहला बताते हैं वो उद्देश्यों में कि देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है वाणिज्यवादी व्यवस्था मुख्य रूप से एक आधार का काम करती है। अभी अभी हमने चर्चा की है कि कोई भी देश तभी तरक्की करेगा, तभी विकास करेगा जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। किसी भी देश की मजबूती का, उसके विकास का आधार आर्थिक तत्व होते हैं, आर्थिक समृद्धि होती है। तो आर्थिक रूप से किसी भी देश को समृद्ध बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा है।
देश में व्यापार और उद्योगों में अधिक से अधिक वृद्धि करना जो है व्यापारवादियों का या वाणिज्यवादियों का वाणिज्यवादियों का उद्देश्य रहा है। तीसरा जो है देश के आयात निर्यात पर ऐसे नियम लागू करना जिससे कि व्यापार जो संतुलन है वो अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना रहे। ऐसे नियमों का निर्माण करना जिससे कि जो आवागमन का, जो आयात निर्यात का जो सामान है उससे व्यापार संतुलन में रहे, अनुकूल रहे, वो जो है असंतुलन ना हो, उसकी स्थिति बिगड़े ना। तो ये मुख्य उद्देश्य रहा व्यापारवादियों का, वाणिज्यवादियों का। अगला उद्देश्य था कि राजनीति चाहे कैसी भी व्यवस्था हो किसी भी देश की, उसमें वाणिज्यवादियों का उद्देश्य राष्ट्र की आय यानी कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना ही उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और उनका होता है। तो आगे जो है देश के लिए उचित और अनुचित तरीके से उपनिवेश बनाना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है विभिन्न भौगोलिक खोजों के कारण जो धरातल को विश्व के धरातल पर विभिन्न जगहों को खोजा गया था, उनमें विभिन्न यूरोपीय देशों का यही मंशा रही थी कि वो अधिक से अधिक उपनिवेश बनाए, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे। तो ये जो व्यवस्था थी जो 15वीं से 18वीं सदी के बीच में उदित हुई थी वाणिज्यवादी व्यवस्था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे दूसरे देशों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपना उपनिवेश बनाया जाए, अपने अधीन किया जाए और उनको सस्ती मंडियां प्राप्त हो। तो अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका जो मुख्य उद्देश्य था, लाभांश में वृद्धि इनका मुख्य उद्देश्य रहा। अगला मुख्य उद्देश्य रहा उचित या अनुचित तरीके से लाभ कमाना और राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बचत ज्यादा होगी तभी तो कोई भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि के तत्व बढ़ेंगे। तो उनका मुख्य उद्देश्य यदि हम एक संक्षिप्त परिभाषा के रूप में लें, अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, उद्योगों को बढ़ाना, उचित या अनुचित तरीके से उपनिवेशों में वृद्धि करना था। राजनीति के तत्व चाहे कितने भी आर्थिक तत्वों में दखल अंदाजी करें, लेकिन आर्थिक तत्व राष्ट्र की समृद्धि को ही ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय आय को ही बढ़ाने के लिए अपने प्रयास करेंगे। तो ये जो थे ये जो है गुस्ताव वॉन श्लोमर जो आर्थिक इतिहासकार हैं जर्मनी के, इन्होंने कुछ एक उद्देश्य बताए हैं जो वाणिज्यवादियों के रहे हैं, वाणिज्यवादियों के रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ये क्यों जन्मी और इसके जन्म के क्या कारण थे उसके बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए जो है हम उस व्यवस्था के बारे में, उसके कारणों को जानेंगे कि जो व्यवस्था थी उसके जन्म के कारण ही क्या रहे थे। अभी स्टूडेंट्स आज हमने वाणिज्यवादी व्यवस्था के मीनिंग के बारे में पढ़ा कि उसका मीनिंग क्या है, व्यापार क्या होता है, और व्यापार को यदि हम समझ लेंगे तो उस व्यवस्था को भी हम समझ लेंगे। व्यापार आयात निर्यात, लेन देन, और उस लेन देन में जो हम लाभ कमाते हैं वही जो है हमारी आगे समृद्धि का आधार होता है। तो इसी को बड़े स्तर पर वाणिज्यवादी व्यवस्था कहा गया है, मर्केंटिलिज्म कहा गया है। और ऐसे ही हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा है, इसके काल निर्धारण के बारे में पढ़ा है और विभिन्न विद्वानों के विचारों की हमने अध्ययन किया है। और यहाँ पे जर्मन इतिहासकार गुस्ताव वॉन श्लोमर ने 1883 में जो आर्थिक इतिहास का विवरण दिया है, अपने विवरणों के द्वारा आर्थिक इतिहास को प्रस्तुत किया है, उसमें उसने वाणिज्यवादियों के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। तो आज स्टूडेंट जो हमने चर्चा की है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम आगे का जो टॉपिक है कि वाणिज्यवादियों के उदय के क्या कारण रहे, वाणिज्यवादी व्यवस्था के उदय के क्या कारण रहे, उसको हम अच्छे से जानेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।